सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ऑल जमूर की टीम की तरफ से मलिक सईद अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम इंतहाई अहम टॉपिक लेके हैं जो कि है VPN। VPN का मकसद क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे होते हैं, हम जानते हैं माहिरीन से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डिजिटल राइट्स के एक्सपर्ट हारून बलोई साहब, उनसे जानेंगे। हारून बलोई साहब, थोड़ा सा बताइएगा VPN क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? जी, VPN बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें मुख्तलिफ सर्विसेज फ्राहम करती है और सिक्योरिटी मेन फीचर है उसका। सिक्योरिटी इन ए वाइज के आपने डाटा की प्रोटेक्शन करनी है या आपने अपनी ज़ाती प्रोटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारी ज़ाती लाइफ जब हम बाज़ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को ख़तरे में डालते हैं। जैसे जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, अक्सर ऐसी सोर्सेज से आप बात करते हैं, सोर्स को डिस्क्लोज़ भी नहीं करना होता आपने, और इसी तरीके से कम्युनिकेशन का भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कहाँ से किसको कब कांटेक्ट किया। तो इस सिलसिले में आप VPN यूज़ करते हैं ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी कम्युनिकेशन है, आपका डाटा है, वो सारा महफूज रहे। तो सिक्योरिटी का एक इसमें एंगल है। दूसरा इसके अंदर पर्सपेक्टिव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन है। तो उस किस्म की इन्फॉर्मेशन हर कोई यूज़ करता है, उसको एक्सेस करता है। जैसे मैं बात करूं कि बहुत सारा ऐसा डाटा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया हुआ है हेल्थ के हवाले से। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है सिर्फ पोर्नोग्राफी की वजह से उसको ब्लॉक किया हुआ है कि उसके ऊपर डायग्राम्स ऐसी होती हैं जिससे गवर्नमेंट पाकिस्तान कहती है कि ये हमारे जो माशरा है उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मोरालिटी के पर्सपेक्टिव में अच्छा नहीं है। लेकिन उसका मकसद बेसिकली ये है कि मेडिसिन के तलबा हैं उनको बताया जा सके कि ह्यूमन बॉडी क्या है, किस तरह से उसकी फिजियोलॉजी काम करती है, किस तरीके से एनाटमी काम करती है। तो इस किस्म की लातादाद इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है जो कि गवर्नमेंट ने ब्लॉक की हुई है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ने इस किस्म का डाटा, इस किस्म की इन्फॉर्मेशन उसको एक्सेस करना है तो उसके लिए वो VPN यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लॉक है पाकिस्तान में ऐसी वेबसाइट। फिर बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रेलिवेंट, जैसे सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, वो पाकिस्तान में ब्लॉक हैं। और X का मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। पाकिस्तान में एक वक्त था 2012 के अंदर जब YouTube भी ब्लॉक हुआ, फिर हमें TikTok को ब्लॉक होते देखा। वजह यही थी कि मोरालिटी या ब्लास्फेमी इस किस्म की इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तान में चीज़ें ब्लॉक होती हैं। या अभी जो X ब्लॉक हुआ उसकी वजह यही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ पर इस किस्म का क्रिटिकल होता है। डिसेंटिंग वॉइसेस हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग डिसेंट का इजहार करते हैं, तो शायद वो डिस्टर्ब करता है कुछ लोगों को, कुछ इदारों को पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने यही चारा उनको नज़र आया कि आप बस ब्लॉक कर दें। पाकिस्तान में सबसे आसान तरीका ये है कि चीज़ों को ब्लॉक कर दें, शायद उनका मसला हल हो जाए। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि डिसइंफॉर्मेशन का इशू है या फिर बहुत सारा ऐसा अनलॉफुल कंटेंट जिसको वो अनलॉफुल समझते हैं, तो उसके लिए काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर डिसइंफॉर्मेशन का इशू है तो राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दें ताकि डिसइंफॉर्मेशन खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे जो इक़दाम हैं वो गवर्नमेंट नहीं करती, उनको सिर्फ यही नज़र आता है कि आपने चीज़ों को ब्लॉक कर देना। ब्लॉक कर देंगे तो शायद मसले हल हो जाए। कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कबूतर बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो समझता है कि शायद बिल्ली अब मुझे कुछ नहीं कहेगी। तो बहरहाल ये कॉन्टेक्स्ट है कि पाकिस्तान में VPN क्यों ब्लॉक है और VPN की टेक्नोलॉजी किस लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा हारून साहब, अगर हम VPN को रजिस्टर करवा लेते हैं तो फिर जो वेबसाइट ब्लॉक्स हैं क्या उन तक हमें रसाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, और दूसरा आम सार्फ जो है वो कैसे मुतासर होगा? देखें, ये चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है। हमने कुछ लोगों से, बल्कि सॉफ्टवेयर हाउस वालों से या इंडिविजुअल लोगों ने जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने रजिस्ट्रेशन कराई है, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि VPN रजिस्टर करवाने के बावजूद भी बहुत सारी सर्विसेज उनको एक्सेस नहीं हो रही। इंटरनेट डाउन है, इंटरनेट उसकी स्पीड बहुत बुरी है और उनका काम फिर भी नहीं चल रहा। तो इस चीज़ की श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं कि फ्यूचर के अंदर ये कैसे काम करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद चीज़ें उनके लिए बेहतर हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। लेकिन आपने बात की आम बंदे की। आम बंदा कौन है? मैं हूँ, आप हैं, फ्रीलांस कम्युनिटी जो घर में बैठ के इंडिविजुअल लेवल पे, इनफरादी सतह के ऊपर
क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करती है, उनका काम करती है तो उसको पैसे मिलते हैं, उसका घर चलता है। तो ऐसे लोग पाकिस्तान में लाखों की तादाद में हैं और गवर्नमेंट का शायद प्लान भी है इसको और मज़ीद आगे बढ़ाना है और इसको इस लेवल तक लेके जाना है। शायद गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि $15 बिलियन तक की इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन इन लोगों की होगी 2025 तक। मुझे नहीं नज़र आता, क्योंकि जब तक आप इन लोगों को तंग करेंगे, ये लोग घर में बैठ के इन अपने क्लाइंट के साथ अच्छे इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, उनका काम टाइम पर डिलीवर नहीं कर सकेंगे, उनकी जॉब्स टाइम पर कंप्लीट नहीं होंगी, तो उनका क्लाइंट भागेगा। पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तान को काम देने के लिए तैयार नहीं होगा। और इंडिविजुअल लेवल पे ये कम्युनिटी, जिसको हम फ्रीलांसर कम्युनिटी कहते हैं, जो आईटी की सर्विसेज इंडिविजुअल लेवल पर बैरूनी मुल्क के क्लाइंट्स को फराहम करती हैं, उनको इस किस्म की, अगर आप पीटीए की वेबसाइट पे जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उनको इस किस्म की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि उनको वहाँ पर इस्टेब्लिश करना है पहले ख़ुद को कि वो फ्रीलांसर कम्युनिटी हैं और किसी क्लाइंट के साथ, जेन्युइन क्लाइंट के साथ बैठे हुए काम कर रहे हैं। तो उसके लिए उनको सॉफ्टवेयर हाउस या उनका क्लाइंट जो भी बाहर बैठा हुआ वो उसको पहले वो देगा, कॉन्ट्रैक्ट देगा या उनको अपना लेटर वगैरह देगा, ताकि इस्टेब्लिश हो जाए कि वो एक जेन्युइन बंदे के साथ काम कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। फिर उनको ये भी मसला आ रहा है कि स्टैटिक आईपी, जो कि मैंडेटरी है उनके लिए कि स्टैटिक आईपी होगी तो फिर वो रजिस्टर कर सकें। तो स्टैटिक आईपी बहुत महंगी है। पाकिस्तान में जो स्टैटिक आईपी देते हैं उन पर बाहर के लोग ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। और बाहर से आपको लेनी पड़ती है तो वो डॉलर्स के अंदर उसकी पेमेंट्स हैं स्टैटिक आईपी की। और स्टैटिक आईपी अगर आप लेट से आपका एक फ्रीलांसर 3 लाख 4 लाख कमाता है तो स्टैटिक आईपी के कहाँ से वो पैसे देगा। स्टैटिक आईपी आसान नहीं है लेना और उसको अफोर्ड करना। तो इस किस्म के मसाइल इंडिविजुअल लेवल पे फ्रीलांसर को भी आ रहे हैं। और 2 ही कैटेगरी हैं पीटीए की वीपीएन को रजिस्टर करने के लिए। एक सॉफ्टवेयर हाउसेज, खैर वो कर लेंगे, उन्होंने कहा भी है कि हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे लोग इसको जो फ्रीलांसर हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जब ये लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, चाहे वो इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स हों आईटी के या चाहे वो सॉफ्टवेयर हाउसेज हों, तो आप और मैं कैसे इसको एक्सेस करेंगे। हमारी तो कैटेगरी ही नहीं है रजिस्ट्रेशन की। जी बिल्कुल, जैसे कि हारून बता रहे थे कि जो भी टेक्नोलॉजी है हर कुछ अर्से बाद अपडेट हो जाती है और पुरानी टेक्नोलॉजी की वो वक़्त नहीं रहती। हमारे साथ फ्रीलांसर्स अनीसा भी मौजूद है। अच्छा अनीस, हमें बताइएगा कि फ्रीलांसर इससे जो वीपीएन की रजिस्ट्रेशन है उससे कैसे मुतासर हो रहे हैं। जी सबसे पहले तो देखें जो पीटीए का पोर्टल है वीपीएन रजिस्ट्रेशन का, तो वही अक्सर जो है अमूमन जो है डाउन रहता है, यानी पीटीए के सर्वर्स डाउन रहते हैं। तो दूसरा जो मसला है फ्रीलांसर्स के लिए, जैसे कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एज आईटी फर्म के लिए तो वो अफोर्डेबल है, लेकिन मेरे जैसा जो इंडिविजुअल फ्रीलांसर है उसके लिए वो जो है बहुत एक्सपेंसिव है। और पिछले कुछ दिनों से जो है जो मेरा इवन के रजिस्टर्ड वीपीएन है वो भी जो है ठीक से काम नहीं कर रहा। तो क्योंकि मैं वीपीएन यूज़ करता हूँ अपने क्लाइंट के नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि कंट्री डिफरेंस होता है, तो मैंने उस कंट्री का स्पेसिफ़िक वीपीएन कनेक्ट करके उसको कनेक्ट करना होता है। तो ये वजह है कि अभी जो मसाइल आ रहे हैं वो ये है कि क्लाइंट जो है वो पाकिस्तान के फ्रीलांसर से जो है वो मुतनफ़र होते जा रहे हैं और वो जो है अपना काम जो है किसी और मुल्क में शिफ्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश या इंडिया में। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को जो है नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि आईटी एक्सपोर्ट्स में आपने देखा इस टाइम पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो आईटी की फील्ड से गया है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं वीपीएन पे, तो ये जो है आईटी इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान दे रहा है। अच्छा पीटीए का तो दावा है कि हमने बगैर फ़ीस के बड़ा आसान तरीका रखा हुआ है वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का, तो आप उस पर क्या कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का तो उन्होंने बिल्कुल आसान तरीका रखा है, लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई हैं कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो जो चीज़ें हैं जैसे स्टैटिक आईपी है और बाकी जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो यानी रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए की है कि ताकि वो ये देख सकें कि हाँ कौन कौन सा बंदा वीपीएन इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बेसिकली मेरे हिसाब में उन्होंने जो है लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए
जो है रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोसेस स्टार्ट किया है, ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड हो कि पाकिस्तान में इतने लोग इस मकसद के लिए जो है VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि VPN की रजिस्ट्रेशन का जो अमल है, जब गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक हो जाएंगे तो इससे फ्रीलांसर्स कितना मुतासर होंगे? जी बिल्कुल, अनरजिस्टर्ड VPN से फ्रीलांसर जो है काफ़ी हद तक जो इंडिविजुअल हैं फ्रीलांसर जो किसी कंपनी के साथ नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, क्योंकि वो हम लोग फ्री VPNs पे ही ज़्यादातर रिलाई करते हैं। तो जब वही ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारे लिए ज़ाहिर है मुश्किलात पेश आएंगे। जी बिल्कुल, अनीस हमें बता रहे थे कि फ्रीलांसर्स को किस तरह मुश्किलात का सामना। आइए मज़ीद माहिरीन से भी जानते हैं कि वो VPN की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक क्या कहते हैं। खान साहब, हमें थोड़ा सा बताइएगा कि VPN के इस्तेमाल क्या है, इसकी रजिस्ट्रेशन जो अभी PTA की जाने से की जा रही है, आम सारे पे क्या इसके असरात मुरतब होंगे? जैसे मेरी फील्ड से रिलेटेड और भी लोग हैं जो आउटरीच कम्युनिकेशन का काम करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो है वो पार्टनर्स के साथ, उनके लिए VPN का इस्तेमाल जो है वो बहुत नागुज़ीर है, क्योंकि उन कंपनीज़ का काम जो है वो पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में बगैर VPN के साथ नहीं होता है। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं कि VPN को पाकिस्तान में रजिस्टर करें, बहुत सी VPN ऐसे हैं जो ग्लोबल कंपनीज़ को ओन करती हैं और वो ऑलरेडी इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक रजिस्टर्ड है, और मुझे ये मंतक अभी तक समझ नहीं आई कि वो पाकिस्तान में रजिस्टर करके जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल क्यों हासिल करना चाहते हैं। और सार्फिन का इसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ा है, ना सिर्फ जो प्रोफेशनल लोग हैं जो काम कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड के अंदर जिसमें वो VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आप आम सारिफ के लिए देखें कि व्हाट्सएप हो गया, दूसरे प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर आए रोज़ जो है वो कोई ना कोई दिक्कत होती है, उनको ऑडियो मैसेज नहीं जा रहा है, पिक्चर नहीं जा रही है, और उन लोगों को VPN को कनेक्ट करना पड़ता है, बट VPN के ऊपर भी जो है वो क्रैकडाउन हो रहा है, और उसके नतीजे में ये कि वो लोग ऐसे VPNs को डाउनलोड कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है या जो शेडी हैं, और उसकी वजह से जो है वो उनकी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी जो है वो यूज़र्स के पास जा रही है। और आए दिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान में वीक पॉलिसी की वजह से हमारे यूज़र्स का डेटा इंटरनेट के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लीक हुआ होता है, और उसकी वजह से जो है वो उनकी सिक्योरिटी के खदशात हैं, और जो उनकी पिक्चर्स और ऑडियोज़ और दूसरी जो है वो सेंसिटिव फाइल्स हैं वो इंटरनेट के ऊपर लीक हो जाती है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर होश के नाखून लेने चाहिए। जिस तरह VPN इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड है, उनकी उसी पॉलिसी के साथ काम करना चाहिए, बजाय इसके कि उनको नए सिरे के साथ पाकिस्तान में रजिस्टर करें। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करें, उनके लिए जो है वो आसानी करनी चाहिए ताकि वो अपने काम को जारी रख सकें और हमारी जो डिजिटल इकॉनमी है वो जिस तरह चल रही थी वो उस तरह से और ज़्यादा बूम कर सके। जी बिल्कुल, अरसलान का यही कहना था कि हुकूमत जो है वो मज़ीद आसानियाँ पैदा करे ताकि फ्रीलांसर्स अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें जिस तरह पहले कर रहे थे, ना कि मज़ीद सख्तियाँ बढ़ाई जाएँ। अभी हम मज़ीद आम सारिफ से जानेंगे कि उनके VPN की रजिस्ट्रेशन के हवाले से क्या तासरात है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं फ्रीलांसर अवैस अयूब। आइए इनसे जानते हैं कि अगर गैर रजिस्टर्ड VPN बंद किए जाते हैं तो इनके बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट बढ़ेगा। जी अवैस अयूब साहब, थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताइएगा कि गैर रजिस्टर्ड VPN अगर बंद किए जाते हैं तो क्या फ्रीलांसिंग जो कर रहे हैं लोग उन पर भी कोई असर आएगा? जी मलिक साहब, उसका ऑब्वियसली असर आएगा। मैं बेसिकली पिछले 5 साल से फ्रीलांसिंग की दुनिया में एक अच्छा प्रोग्रेस मेरी जारी है। मैं फाइवर अपर पर टॉप रेट आई रन एन एजेंसी, वीडियो एडिटिंग एजेंसी। तो मैं फ्रीलांसिंग पे एज अ वीडियो एडिटर काम कर रहा हूँ। तो जो ही पिछले दिनों इंटरनेट स्लो हुआ है उस वजह से हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और अगर रजिस्टर, जहाँ तक बात है VPN रजिस्टर कराने की ना रजिस्टर कराने की, उसमें VPN अगर हम रजिस्टर नहीं करवाते तो उसकी वजह से मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो है व्हाट्सएप पे हैं, और तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते उनसे अच्छे तरीके में, और हम ना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना पिक्चर ऑडियो कोई भी डाउनलोड अपलोड नहीं कर पा रहे। तो उसकी वजह से बहुत ही काम डिले हो रहा है, और क्लाइंट भी बहुत परेशान इसकी वजह से। और दूसरा, अगर हम VPN रजिस्टर करवाने की बात की जाए तो VPN उसका क्राइटेरिया एज अ फ्रीलांसर हमारे लिए बहुत टफ है और हम वो नहीं करवा पाते, और उसकी कॉस्ट जो आती है हमें बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। जी बिल्कुल, अवैस अयूब का यही कहना था कि अगर VPN रजिस्टर करवाए जाते हैं, क्राइटेरिया सख्त है और कास्ट भी ज़्यादा है, हुकूमत इस पर तवज्जो दे। अभी हम आगे आम सार्फिन से भी जानेंगे कि वो VPN की रजिस्ट्रेशन और गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश के हवाले से क्या करेंगे। PTA की जाने से गैर रजिस्टर्ड VPN पर पाबंदी लगाने के हवाले से अभी हमने जानी
माहिरीन की राय, जिसमें फ्रीलांसर्स भी थे, IT एक्सपर्ट्स भी थे, डिजिटल राइट्स के लिए काम करने वाले माहिरीन भी थे। अब हम आम सारिफ से जानेंगे कि VPN पर पाबंदी लगने से वो क्या समझते हैं कि वो किस तरह मुतासिर हो। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा हमें बताइएगा कि VPN पे जो पाबंदी लगने जा रही है तो आप किस तरह देखते हैं कि आम सारिफ कैसे मुतासिर होगा? इससे तो बहुत मुतासिर होगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो इंटरनेट है आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर VPN नहीं होगा तो फिर ओबियसली उसकी स्पीड और स्लो हो जाएगी। अगर देखा जाए मतलब जैसे कि हम दौर जो है आगे जा रहा है लेकिन हम पीछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मतलब अब बात कर रहे होते हैं कि 5G की बात कर रहे होते हैं, इंटरनेट 5G हमें मिलेगा, लेकिन हम 2G की स्पीड से हम जा रहे हैं पीछे। तो ये एक तरह से गलत हो जाएगा अगर इसको रोका जाएगा। अच्छा मैम, आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि जैसे अभी VPN जो है गैर रजिस्टर्ड VPN बंद करने जा रहे हैं, और जो रजिस्टर्ड VPN है सिर्फ वही पाकिस्तान में काम कर सकेंगे, तो इससे क्या महसूस करती हैं आम सारिफ, कैसे मुतासिर होगा? हर आए दिन फायरवॉल लगा देते हैं, इससे काफ़ी जो फ्रीलांसर होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती है। कुछ वेबसाइट्स नहीं चलती, फिर उसके लिए हमें VPN यूज़ करना पड़ता है। तो VPN अगर ये उस पर पाबंदी लगा देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। जो लोग ऑफिस जाते हैं, सोशल मीडिया जो है वो पहले ही नहीं चलता। 5G की बात करते हैं, 5G क्या 4G की भी स्पीड नहीं आ रही होती, तो हर आए दिन ये फायरवॉल लगा देते हैं। तो फिर ये हमारे लिए जो है वो बहुत मुश्किल। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो VPN पे चलती हैं, और जब हम लोग VPN ऑन करते हैं तो कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स आ जाती हैं जो VPN के साथ भी नहीं चलती। बार बार VPN ऑन करो बंद करो, मतलब ये जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से। जी बिल्कुल, जैसे ये बता रही थी कि VPN के बगैर कुछ वेबसाइट्स नहीं चलती, तो आप अभी VPN इस्तेमाल करेंगे? VPN तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर अगर वेबसाइट आपकी वर्क नहीं कर रही हैं तो वो तो बहुत ज़रूरी है। फिर इसलिए रिक्वेस्ट हम यही करना चाहेंगे कि उसको बंद ना किया जाए। तो ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करती हैं? बिल्कुल करते हैं, और मैं तो एज अ ब्लॉगर भी मुझे भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे कंटेंट बनाने होते हैं, पोस्ट करने होते हैं, वो भी डिफरेंट नॉलेजेबल कंटेंट होते हैं, तो उसमें काफ़ी इशू आ जाता है। फिर आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल करते हैं? जी, मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी यूज़ करती हूँ। VPN बहुत ज़रूरी है। तो कुछ व्हाट्सएप के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ऑडियो मैसेजेस जो हैं वो भी डाउनलोड नहीं हो रहे होते, वीडियोज़ भी नहीं हो रही होती। फिर ट्विटर तो बिल्कुल भी ही नहीं चलता, तो इसलिए VPN बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि आम सार्फिन को भी सोशल मीडिया की कुछ वेबसाइट इस्तेमाल करने के लिए VPN लगाना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन VPN की होने से उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। हमें थोड़ा सा बताइएगा कि आप जो VPN है यूज़ करते हैं, अभी हुकूमत जो गैर रजिस्टर्ड VPN बंद करने जा रही है, उससे आप समझते हैं कि आम सार्फ भी मुतासिर होगा? बिल्कुल होगा जी। जैसा कि हमारे पाकिस्तान में जो इंटरनेट का हाल है, 5G जो इंटरनेट है वो इस वक्त 2G का काम कर रहा है। एक VPN ही था जिसके ज़रिए हम लोग जो इस मुश्किल घड़ी में अपने कुछ अजीज़ों को कोई वीडियोज़ या पिक्चर्स भेजना चाहते थे तो VPN के थ्रू भेजते थे। अब VPN को ये जब रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि एक तो ये इंतहाई कॉस्टली होगा, हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा, और दूसरा ये है कि फ़िलहाल जो अभी जो परेशानियाँ आ रही हैं, जैसे कि मेरे यूट्यूब पे भी अकाउंट है, टिकटॉक पे अकाउंट है, इंस्टा पे अकाउंट है, तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनको मेरा कंटेंट नहीं पहुंच रहा। वीडियो एक अगर आप 5 मिनट की बना दे तो उसको अपलोड करने के लिए घंटों लग जाते हैं। तो एक VPN का आसरा होता है। VPN के ज़रिए ये है कि चलो थोड़ी सी मुश्किल हल हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये VPN बंद कर दिया गया तो ये हमारे लिए जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं बड़ी मुश्किलात का बाइस बनेगा। जी बिल्कुल, आपने सार्फिन की राय सुन ली। सार्फिन तो यही कह रहे हैं कि VPN जो है गैर रजिस्टर्ड VPN पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इस पाबंदी से उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये है कि जब गैर रजिस्टर्ड VPN बंद हो जाएंगे तो रजिस्टर्ड VPN तक रसाई जो है वो भी एक मसला हो जाएगी। अगर हम बात करें मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी राय ली गई, उनकी जानिब से भी गैर रजिस्टर्ड VPN बंद करने के मामले पर मुखालफत की गई। PTA की जानिब से 30 नवंबर को गैर रजिस्टर्ड VPN बंद करने का ऐलान किया गया था, और बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया था कि अगर
VPN रजिस्टर नहीं किए जाते तो गैर रजिस्टर्ड VPN बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि 30 के बाद अभी तक गैर रजिस्टर्ड VPNs बंद नहीं किए गए, ना ही PTA की जानिब से कोई पॉलिसी बयान सामने आया। इस हवाले से हमने चेयरमैन PTA से भी रब्ता किया, PTA के मीडिया डिपार्टमेंट से भी रब्ता किया और उनसे जानने की कोशिश की गई कि VPNs के हवाले से हुकूमत मज़ीद क्या करने जा रही है, PTA की क्या पॉलिसी होगी। लेकिन चेयरमैन PTA की जानिब से या PTA की मीडिया टीम की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। गुज़िश्ता दिनों 1 दिसंबर को वज़ीर ममलकत बराए IT शहज़ा फातिमा की जानिब से एक बयान आया जिसमें उन्होंने PTA पे जोर दिया कि गैर रजिस्टर्ड VPN को रजिस्टर करने का जो मामला है और वक्त है उसको आगे बढ़ाया जाए और इस अमल को मुकम्मल किया जाए। गैर रजिस्टर्ड VPNs को जो है वो रजिस्टर करने के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए। मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से भी ये मुतालबा सामने आया कि हुकूमत गैर रजिस्टर्ड VPN की रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई डेडलाइन को बढ़ाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जब PTA के ज़राए से रब्ता किया गया तो उनकी जानिब से ये बताना था कि VPN की रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, ये वजारत दाखिला बताएगी। लेकिन वजारत दाखिला की जानिब से भी PTA को कोई हिदायत नहीं आई और PTA ने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है। अब हम अगले शहर जाते हैं और वहाँ से मज़ीद मालूमात लेते हैं। जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल ओल्ड बिल्डिंग के शोबा गायनी में। यहाँ पर आप मेरे दाएं जानिब देख सकते हैं कि मरीज़ बैठे हुए हैं और इनकी जो ख़वातीन हैं जो जिनको ये लेकर आए हैं वो अंदर डॉक्टर से करें। लेकिन इनमें से बेशतर का कहना यह है कि यहाँ पर डॉक्टर्स का रवैया इनके साथ ठीक नहीं है। अगर ये रात को अब इनका जो साबका जो तजुर्बा है उस हवाले से इनमें से 2-3 मरीज़ों ने ये बताया कि रात को अमूमन जब ये सीज़र के लिए अपने मरीज़ों को लेकर आते तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है। यहाँ पर रात के औकात में ऑपरेशन नहीं किए जाते, दिन में ऑपरेशन भी होते हैं, दिन में नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं। और कुछ जो ख़वातीन यहाँ बैठी हैं उनका कहना है कि उन डॉक्टर्स जो यहाँ पर हैं वो उनसे ताउन करते हैं, लेकिन बेशतर का कहना यह है कि वो उनसे ताउन नहीं करते। तो इस तरह यहाँ पर एक मिला जुला सा रुझान है। कुछ शायद खौफ की वजह से ये बात करने से कतरा रहे हैं ताकि उनका जो अंदर मरीज़ है उसे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मीरपुर खास में और वहाँ जाकर मीरपुर खास की एक समाजी शख्सियत उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। हम आ चुके हैं सिविल अस्पताल मीरपुर खास से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मीरपुर खास में, जो चंद साल कबल करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई ये बिल्डिंग है। मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन बिल्डिंग है, वसी व अरीज़ ये बिल्डिंग है। तो क्या इसमें वो मरीज़ों को सहूलियत फराहम की जा रही हैं जो जिसका सिंध हुकूमत ने वादा किया था इस अस्पताल को बनाने से कबल। तो मेरे साथ एक मीरपुर खास की मशहूर समाजी शख्सियत मौजूद है, महमूद साबरी साहब। इनसे बात जानते हैं और बात करते हैं कि क्या यहाँ मीरपुर खास के मरीज़ मुतमईन हैं। जनाब, जब ये बिल्डिंग तैयार हो रही थी कई साल पहले तो हमें बड़ी कभी उम्मीद थी सिंध गवर्नमेंट से कि वो यहाँ जो बिल्डिंग बना रही है अरबों रुपए की लागत से, तो इंशाल्लाह ताला मीरपुर खास के शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। क्योंकि वो तो रेफर सेंटर था, मगर अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि आज भी इतना बड़ा अपने अस्पताल बनाने के बावजूद ये रेफर सेंटर ही है। यहाँ से जो मरीज़ आते हैं उनको रेफ़र कर दिया जाता है। उस पुराने अस्पताल में या नए अस्पताल में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर भी वही मेडिसिन मिलती है, नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह की। और अलमिया ये है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद अगर हमारे शहर में कोई हादसा हो जाता है, किसी के सर में चोट लग जाती है, तो उसे ना सिटी स्कैन की सहूलत मैसर है, ना डॉक्टर मौजूद है, उसे फ़ौरन हैदराबाद रेफर कर दिया जाता है। अलमिया देखें, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ बस वार्ड नहीं है। अगर कोई मरीज़ जल्द कोई लोग जल जाते हैं, ये सानिया हुआ था, एक घर के 4 अफराद सिलेंडर फटने की वजह से जल गए थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चारों के चारों एक्सपायर हो गए मीरपुर खास के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वार्ड मौजूद नहीं है, ना यहाँ सिटी स्कैन है, ना यहाँ पर MRI कोई इतनी सिस्टम है। तो हम उम्मीद करते हैं, पहले भी उम्मीद की थी, दोबारा भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ सहूलियात मुहैया की जाए। अब बात करते हैं NICVD के हवाले से, तो ये यहाँ पर चेस्ट पेन सेंटर हमें दिया गया है, जहाँ पर अपने सिर्फ फर्स्ट एड दी जाती है। अभी भी जो दिल के मरीज हमारे कार्डियक के हवाले से उन्हें रेफर हैदराबाद ही किया जाता है, टंडोमत खान भी किया जाता है। अब दरमियान में कितना बड़ा मसला होता है लावाहिकीन के लिए, वो बेहतर जानते हैं हम लोग कि किस कर्ब में अजियत में गुजारते हैं। इलेक्शन के दौरान अभी आपस में झगड़ा हो गया था, कुछ लोगों को गोली लगी, तो उन्हें यह मीरपुर खास
यहाँ पर अस्पताल में लेकर आए तो इन्होंने रेफर कर दिया हैदराबाद की, हैदराबाद ले जाए इसको। अब हैदराबाद ले जाने के दौरान में रास्ते में एक एक्सपायर हो गया, एक वहाँ पहुँचने के बाद हो गया। तो ये क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग हमने इसलिए बनाई है कि तमाम मरीजों को रेफर कर दिया जाए? कोई पूछने वाला है इनसे, कोई सवाल करने वाला है? तो हम मुतालबा करते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि आपने आवाम के पैसों से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, तो यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में आवाम को आगाह करें। अब चलते हैं वार्ड्स के अंदर और देखते हैं कि जो मरीज़ यहाँ पर आए हुए हैं उनके साथ क्या परेशानी का सामना है। उनसे मालूम करते हैं कि क्या वो यहाँ पर जो इलाज मालजे की सहूलत फराहम की जा रही है वो उससे मुतमईन है, और क्या यहाँ पर डॉक्टर्स अपनी मुकम्मल निगरानी में सारा ये सिलसिला चला रहे हैं। तो चलते हैं जनरल वार्ड के अंदर। अब इस वक्त हम आ चुके हैं अस्पताल के अंदर और यहाँ पर आप मरीज़ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं। तो कुछ मरीज़ के जो मरीज़ों के साथ आए हुए हैं वो दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये मीर पुखास के इस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में क्या सहूलियत देखते हैं, इन्हें क्या शिकायत हैं हुकूमत सिंध से, इस अस्पताल की इंतज़ामिया से। तो ये एक दोस्त बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि आप बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और आप का कोई मरीज़ यहाँ पर दाखिल है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बता रहा हूँ कि मैं 4 दिन से इधर से गिरोह शरीफ से शहर से आया हूँ कि इधर हमारे को कोई सहूलत भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत गंदगी है, ना कोई व्हीलचेयर है या कोई मरीज़ को सहूलत के लिए कोई इसको लेके जाने के लिए कोई नहीं, तो अंदर बेड में है नहीं कोई सहूलत, इधर कोई सफाई है, कुछ भी नहीं है। जो मरीज़ उधर बेड पे पड़ा है उस पर मेरे को तो मैं जिस दिन से भी आया हूँ उसने पहले इमरजेंसी में लेके गया, वहाँ से रेफ़र किया तो इधर आया, बोला इधर लेके जाओ, फिर उसको डिसाइड किया, फिर बोला कि इधर जाके बेड में दाखिल करो, तो इधर कोई बेड भी खाली नहीं था। फिर मैं अम्मी को उधर उधर करता रहा, मैंने बोला अभी किधर लेके जाऊं। फिर मेरे को समझ में आई जिधर एक ही बेड पे 2 मरीजों को बिठा रहे थे। इनकी वालदा यहाँ पर एडमिट हैं और 4 रोज से यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, हम बात करते हैं कि ज़िला मीर पुखास की। तो ज़िला मीर पुखास नहीं, यहाँ पर दीगर अजला से भी लोग आते हैं, इलाज मालजे के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। एक दोस्त और मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं कि इनका यहाँ पर कौन एडमिट है और क्या सहूलियात इन्हें यहाँ पर मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, असीं इतने मरीज़ खणे आए हैं, वालदा साहब आए, माना का सहूलत ना है। 2 ॼणा मंजे ते हिकिड़े मरीज़ पिया आहिनि, जेको वेहण जहिड़ो मरीज़ न आहे उते 2 मंजे ते कीअं सुम्ही सघनि था। जे वञ डॉक्टर वटि चए हिते डॉक्टर न आहे, जे वञूं था डॉक्टर वटि चए हिते डॉक्टर न आहे, का सहूलत न आहे। ॿाहिरि असांखे रहण जी सहूलत न आहे, न हिते अंदरि रहण जी सहूलत आहे। असीं ग़रीब मिस्किन अलाह जे आसरे हिननि जे आसरे था अचूं, हिते असांखे का सहूलत कोन थी मिले। कोई हिन खां बहितर पिनी सिनी के ॿाहिरि प्राइवेट वञूं, उहो सुठो इलाज है, केॾा वञूं ही गरीब। अच्छा, आपको मतलब पूछना ये है कि दवाइयाँ मिल रही हैं यहाँ पर, और अगर दवाइयाँ मिल रही हैं तो कैसी दवाइयाँ मिल रही हैं? मतलब रेगुलर मिल रही हैं या आपको खुद खरीदनी भी पड़ रही हैं? किस तरह का आपके साथ इस इंतजामिया का बिहेव है? सुइयों में लगन पियों, बरमना का सहूलत हुजे न, अहिड़ो मरीज़ ठीक थी वञे न, का सहूलत कोन्हे न। सुइयों मिलनि थियूं हिकिड़े टाइम ते, वरी सुभाणे ॿिए टाइम ते हिकिड़ी सुई लॻे थी, बस। इनका कहना है कि दवाइयाँ मिल रही हैं लेकिन महदूद दवाइयाँ मिल रही हैं। जैसा कि आपने जाना है कि मीर पुखास में 2 बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं। एक वो अस्पताल जो गुज़िश्ता 50 साल से भी ज़्यादा अरसे से मीर पुखास के शहरियों को तिब्बी सहूलत फराहम कर रहा है, वो है सिविल अस्पताल मीर पुखास। जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मीर पुखास जो चंद अरसा कबल बनाया गया है, यहाँ भी मीर पुखास से पूरे ज़िले से आने वाले मरीज़ों को तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। फ़र्क दोनों में क्या है ये आपको बता चुके हैं कि सिविल अस्पताल मीर पुखास की तमाम तर OPDs को यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया, नहीं कोई बात नहीं है। और वहाँ से बेशतर वार्ड्स को भी यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। अगर बहुत बड़ी डेवलपमेंट की हम बात करें तो वो डेवलपमेंट है NICVD का एक छोटा सा यूनिट, जिसके लिए शहरियों का कहना है कि अगर हम दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ों को यहाँ पर लेकर आते हैं तो उन्हें फिर हैदराबाद ही रेफ़र कर दिया जाता है, और जहाँ पर NICVD काम कर रही हैं वहाँ पर रेफ़र कर दिया जाता है। तो इनका ये सवाल है, जब हमने यहाँ पर सिविल सर्जन से किया तो सिविल सर्जन ने लोगों में बात करने से इनकार करते हुए कहा कि 60 से 70 डॉक्टरों की यहाँ पर कमी है। अगर हम यहाँ पर मज़ीद शोबाजात बढ़ाते हैं तो उनके लिए भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चाहिए। तो ये सवाल सिंध हुकूमत से मीर पुखास की आवाम का है कि अगर उनके मरीज़ों को हैदराबाद में सेहत की सहूलियत फराहम की जाती हैं, उनको नवाबशाह में, उनको खैरपुर में, उनको गंबट में
जो सेहत की सहूलियत फराहम की जाती हैं वो मीरपुर खास के इस अस्पताल में क्यों नहीं की जाती? वहाँ पर वो डॉक्टर मौजूद क्यों नहीं हैं जो उनके मरीज़ों को देखभाल कर सकें? जब यहाँ से हैदराबाद रेफ़र उनके मरीज़ों को किया जाता है तो 70 किलोमीटर का फासला तय करने के दौरान बाज़ औक़ात मरीज़ जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। तो ये सवाल यहाँ की इंतज़ामिया से भी है, ये सवाल यहाँ पर महकमा सेहत के अफसरान से भी है, यही मीरपुर खास की आवाम का सवाल जो है वो सिंध हुकूमत से है, मुतालिका मिनिस्ट्री से। इसके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।